Hello everyone. Today we are going to cover the next topic in the design of footings, that is design of pile cap. अब हमने जो लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था, तो इसका एक बहुत ही इंटेग्रल इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है पाइल कैप. पाइल कैप आपने देखा होगा जब हमने पिछली बार जो पाइल का क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी कुछ इस तरह की, जिसमें हमारी जो पाइल्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं, उनको होल्ड करके रखता है और ऊपर स्ट्रक्चर के साथ जो कनेक्ट करता है वो है हमारा पाइल कैप. अब हमने सिंपल पाइल की डिज़ाइनिंग की थी, आज हम डिज़ाइन ऑफ पाइल कैप करने वाले हैं. डिज़ाइन ऑफ पाइल कैप्स, अब इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोड, ऊपर कितना है, नीचे हमारी जो कंसिडरेशंस है, नंबर ऑफ पाइल्स कितनी रहेंगी, 3 हैं, 4 हैं, 8 है, 16 है. तो हमारा जो ऑड इवन वाला सिस्टम है वो मतलब इसमें चलता है. ठीक है, मेजरली जो एग्ज़ाम पर्पस से हमें क्वेश्चन आते हैं वो या तो 3 पाइल्स वाला आता है या 4 पाइल्स वाला. मेजर जो इम्पॉर्टेंट है वो 3 पाइल की डिज़ाइनिंग है, और जो सब्सटीक्वेंट नंबर इंक्रीज़ होता रहता है पाइल का वही हमने करना है. बस जहाँ पे लोड हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ पाइल से, वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है. और मेजर जो हमारी डिटेलिंग है, रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग है, वो सेम रहती है. जो सिंपल थोड़े से रूल्स हैं हमारे जब हम डिज़ाइन करने वाले हैं पाइल कैप का, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो उससे पहले हम उसकी थोड़ी ब्रीफिंग पढ़ लेते हैं. ये देखो, और अ पियर इज सपोर्टेड on the pile only, the column should rest centrally on the pile. बहुत सिंपल कि जब हम किसी चीज़ को किसी नीचे वाली सिलेंडर वाली चीज़ पे सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसके बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए. ऊपर वाला लोड है वो एग्जैक्टली नीचे ट्रांसफ़र होना चाहिए. ठीक है, व्हेन अ कॉलम और पियर इज सपोर्टेड ऑन पाइल ओनली, the column should rest centrally on the pile. However, when the column is supported on more than one pile, the pile should be connected through a rigid pile cap to distribute the load to individual piles. अब बोल रहे हैं कि 1 on 1 है तो हम सेंट्रली प्लेस कर देते हैं कॉलम या पियर को एक पाइल के साथ. बट अगर नंबर ऑफ पाइल्स है हमारी फाउंडेशन में तो हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल पाइल्स पे, इट शुड बी डन थ्रू अ प्रॉपर पाइल कैप. वही जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था. ठीक है, तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट ओनली. अब आगे इसके क्या कंडीशंस हैं. द पाइल कैप कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड डीप रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब which acts monolithically with the group of piles. Fine. The piles should be arranged symmetrically about the axis of column so that the load from column is distributed uniformly to all the columns. मतलब ऊपर से जो हमारा लोड लग रहा है, जैसे ये हमारे पास कोई हमारा पाइल कैप है, ठीक है, अब इसके नीचे हमारी बहुत सारी पाइल्स जुड़ी हुई हैं, तो ऊपर से जो हमारा कॉलम का लोड आ रहा है वो इक्वली और यूनिफॉर्मली डिवाइड होना चाहिए नीचे वाले हमारे फाउंडेशन पे जो पाइल्स है, और ये जो हमारा यूनिट है ये और नीचे वाली पाइल्स, दे शुड एक्ट एज अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर. मतलब यूनिफॉर्मली रिजिड होना चाहिए. ठीक है, एक स्लैब की तरह एक्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो. द पाइल कैप कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड डीप reinforced concrete slab which acts monolithically with the group of piles, and this should be arranged uniformly to the column. ठीक है, अब आगे क्या है, जो पाइल है उसकी जो थिकनेस है ना, जो मैं थिकनेस बता रही हूँ वो भी हमारी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए. ऑब्वियसली जब कोई चीज़ स्टेबल कैसे रहेगी, जब ये थिकनेस हमारी जो है इससे जो नीचे कनेक्टिंग हमारी पाइल्स है ये जब हमारा यूनिफॉर्म ही नहीं रहेगा, बेस जो एक्ट कर रहा है ना, तो वो फिर बैलेंसिंग में बहुत हमारी रिपरकशंस हो जाते हैं. तो पाइल कैप स्लैब इज प्रोवाइडेड इन यूनिफॉर्म थिकनेस. पाइल कैप शुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड एक्सटीरियर पाइल्स बाय 10 to 15 सेंटीमीटर, कि हमारी जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है वो अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है, अगर हम इसका कुछ डायग्राम देखें 3D में तो इट इज़ लाइक दिस. ऐसा कुछ पाइल कैप है
नीचे हमारी ऐसे पाइल्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन है इट शुड एटलीस्ट बी एक्सटेंडेड अप टू 10 to 15 सेंटीमीटर। पाइल शुड बी एम्बेडेड एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर इन द पाइल कैप, और जो ऊपर हमारा जो पाइल है वो इंसर्टेड एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर उसके अंदर भी एम्बेडेड होना चाहिए। एंड द रीइंफोर्समेंट इन कैप शुड बी प्लेस्ड एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर अबव द पाइल हेड, ठीक है। देन द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पाइल कैप विल बी इक्वल टू टोटल डेप्थ माइनस 25 सेंटीमीटर। अब ये क्यों है? 15 सेंटीमीटर तो जो हमारा पाइल कैप की पाइल की एक्सटेंशन है पाइल कैप के अंदर, और 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्या हमारा जो रीइंफोर्समेंट है उसका जो कैप है हम मतलब एक्सटेंशन पे रखते हैं 10 सेंटीमीटर। तो टोटली जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ बनेगा है ना वो क्या होगा? टोटल डी माइनस हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पाइल कैप विल बी इक्वल टू टोटल डेप्थ माइनस 25 सेंटीमीटर। Pile cap provided over the entire area of piles is considered to be divided in a framework of rectangular beams along which main reinforcement is provided. The arrangement of these beams depend on the number of piles and the width of beam is taken equal to the width of pile. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, जो अरेंजमेंट ऑफ बीम्स depend on the number of piles and the width of beam is taken equal to the width of pile. अब ये जो बोल रहा है हमारा जो फ्रेमवर्क है रेक्टेंगुलर बीम्स का है ना, ये किस तरह इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है? ऑब्वियसली अगर हमारी 4 बीम्स हैं तो हर बीम के कॉरस्पॉन्डिंग या 2 एक ही डायरेक्शन में अगर हमारी पाइल्स हैं तो वो एक बीम उसके ऊपर रन ओवर कर रही है। अगर 3 हैं तो अलग तरह से आएगा। तो अब जब हम डिजाइनिंग 3 की करने लगे हैं तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल कि व्हाट दीज लाइन मीन। आप थोड़ा इमेजिन कर पाओगे। द अरेंजमेंट ऑफ द बीम डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पाइल्स एंड द विड्थ ऑफ बीम इज टेकन इक्वल टू द विड्थ ऑफ पाइल। अब ये देखो, ये डायग्राम देखो ध्यान से। पाइल ए दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पाइल बी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पाइल सी, और हमें कॉलम एक दिया हुआ है जी, जिसके लिए हमने ये हमारी फुटिंग डिजाइन की होगी नंबर ऑफ पाइल्स 3 के अकॉर्डिंग। तो ये जो रन कर रही है, ये जो डॉटेड यहाँ पे शो की हुई है दिस सेक्शन, दिस इज हमारी कोई ए बी हम बीम ले लेते हैं वो, ठीक है, जो पाइल ए और पाइल बी से कर रही है क्रॉस, और दूसरी क्या है सी डी। देखो इस टी सेक्शन की तरह हमारी प्रोवाइड की, एक यहाँ पे पाइल है हमारी, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो हमने क्या करना है, एक हमने ये बीम डिजाइन करनी है, एक हमने ये बीम डिजाइन करनी है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे नंबर ऑफ हमारी जो पाइल्स हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी, तो हमारे जो बीम का पैटर्न है से डिफरेंट होता जाएगा। सिर्फ पैटर्न बदलेगा, डिजाइन तो वही रहेगा जैसे हम नॉर्मल बीम डिजाइन करते हैं वैसा ही। ये देखो अब हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं हमारी पाइल कैप फॉर 3 पाइल्स। देखो फिगर शोज द पाइल कैप फॉर 3 पाइल्स। लेट मी शो यू दिस फिगर ऑल्सो। वेट, यस, दिस, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया कुछ इस तरह से ही दिखता है ये, ठीक है। इसमें ये देखो प्रॉपरली सेंटर टू सेंटर पाइल ए पाइल बी की हमें डायमेंशन दी हुई है एल, फिर हमारे पास कोई कॉलम है ये सी है। हमारे को पता है कि ये जो एक्ट कर रहा है ये हमारा कुछ ट्रायंगल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो आगे। सो ये हमें क्लियर हो गया कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है 3 पाइल्स की वो कैसे बनेगी। It will be in the form of these 3 points which form a equilateral triangle। हर एक की जो डिस्टेंस है इक्वली प्लेस्ड है, तो ये कितनी होगी L, L और L, ठीक है। अब देखो हमें जो सिंपल सी चीज़ समझनी है, एक तो ये देखना है कि जहाँ सी जी लाई करेगा वो वैल्यू हमने निकालनी है, तो और उससे हमने देखना है बीम सिंपल डिज़ाइन होगा, ए बी बीम डिज़ाइन है और डी सी बीम डिज़ाइन है, कहाँ इनका सी जी होगा और कितनी हमारी जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, मूवमेंट निकालने के लिए वो रहेंगी। तो हम इसको देख लेते हैं। ये देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो भी कैलकुलेशन हम बता रही हूँ आपको। देखो आपको क्या सिंपल, हम एक हमारा जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसमें हमारा जो सी जी है वो कहाँ लाई करता है, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट
L/3 पे करते हैं नीचे से बेस से, और एपेक्स से कितना होता है 2L/3, ठीक है। अब देखो हमें इसको ऐसे ही इमेजिन करना है। ये देखो हमारा जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमारी जो साइड्स हैं वो कितनी है L, L और L, ठीक है। ये हमारा पाइल A है, ये पाइल B है, ये पाइल C है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, CD की वैल्यू, तो क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा बना D, B और C, ठीक है, ये L/2 हो गया, ठीक है, और ये भी कितना है L। तो हम जब इसको निकालेंगे थर्ड, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आएगी L√3/2, ठीक है, समझ रहे हो ना। कुछ नहीं है, हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन लगा के हमने जो तीसरी साइड की वैल्यू निकाल ली। बस यहाँ पे हमारी जो एक हाइपोटेन्यूज है वो L है, और जो बेस है वो हमारा क्या बोलते हैं L/2 है। तो हमारी तीसरी वैल्यू ये आ गई। अब हमारा जो नॉर्मल L है, ठीक है, मतलब ये जो लेंथ है CD की, जो लेंथ है वो कितनी आ गई L√3/2। अब इसको देख के हमने सब कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्यों, जैसे अब यहाँ पे जो L है ये 2L/3 फॉर अ डिस्टेंस, दिस L होता है ना कंसिडर। अगर इस L की जगह हमारा जो L है वो L√3/2 है, तो इनकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, देखो 2L√3/2/3, ठीक है, और इसमें क्या है L√3/2/3, मतलब ये L की वैल्यू हमने, जो हमारी ये वैल्यू आई उसमें हमने पुट की। हाँ, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी L/2√3, और ये क्या है L√3/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी बेस से। कैसे, आप देखो, ये देखो इसमें लिखा हुआ है वैल्यू, ये देखो क्वेश्चन में देखो ध्यान से, L/2√3, ठीक है, और ये वाली जो हमारी है 2L/3 पे होती है, तो ये कितनी आ गई L/3/3, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, देखो अब हमारी जो CD बीम है वो कहाँ सपोर्टेड है, C पे और D पे, और जो हमारा लोड लग रहा है बीच में सेंटर में वो कितना है W/3। ऑब्वियसली इक्वली डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे W/3 ले रहे हैं हम। तो मूवमेंट कितनी होगी अगर हमें निकालनी है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, तो वो कितनी है, एक्ट कर रही है जो C से अगर हम देखेंगे, बेस से जो हम देखेंगे वो क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2L/3 है ना, और यहाँ पे W, तो ये जो W इंटू 2L/3 है। अब यहाँ पे W कितना है हमारा W/3, और 2L/3, L कितनी है हमारी वैल्यू L√3/2, ठीक है, हाँ ये सॉरी, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो हमारी लग रही है D पे, ठीक, सॉरी C पे, ठीक है, वो कितनी होगी W/3 इंटू 2/3, और इसकी L की वैल्यू L√3/2, ठीक है। ये जो हमारी साइड की थी वैल्यू, सॉरी 2L/3 L√3/2, अगर हम इसको करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये WL, ठीक है, 3√3, ये आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आएगी, ये जो यहाँ पे आया, ठीक है। मूवमेंट आ गई जो हमारी इसके अराउंड, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमारी जो CD बीम में आएगी वो। अब देखो D पे जो जाएगी हमारी वैल्यू वो कितनी जाएगी, पहले तो हमारे पास W लोड था, ठीक है, टोटल लोड है, अब W/3 लोड तो यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2W/3। क्यों, क्योंकि इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना पाइल्स पे, तो W/3 इस वाली बीम के कंसिडरेशन के लिए W/3 यहाँ जाएगा, W/3 यहाँ जाएगा, तो ये जो सेंटर सपोर्ट है यहाँ पे D पे जो रिएक्शन लगेगी वो कितनी हो जाएगी 2W/3। क्यों, इक्वली डिवाइड हो रही है दोनों सपोर्ट्स पे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, जब द बीम AB ऑफ लेंथ L एंड इज लोडेड एट मिडल पॉइंट D विद द लोड 2W/3, ऑब्वियसली जो L/3 यहाँ पे लग रहा है इस कॉलम पे, ऊपर कितना जा रहा है 2W/3, क्योंकि नीचे रह गया आधा W/3, तो ठीक है, ये माइनस इसलिए किया। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितनी होती है, W इंटू L/2 होती है सिंपली सपोर्टेड की। यहाँ पे W कितना है हमारा W/3, मतलब एक रिएक्शन एक सपोर्ट पे देख रहे हैं, और L कितना है L/2, D जो है हमारा कितने पे लाई कर रहा है, तो ये कितना आ गया WL/6, ये यहाँ से आई है वैल्यू,
ठीक है, समझ में आई। अब क्या है, मैक्सिमम हमारी बेंडिंग मोमेंट जो आई है, अगर 4 पाइल्स अगर हम देखें, ठीक है, ये 3 पाइल्स वाला था, अगर 4 पाइल्स वाला है तो ए बी और सी डी है ना, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ हमारी जो हो जाती है वो W/4 इंटू L/2 WL/8 फॉर ईच बीम डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब ये हमें ध्यान रखना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यही क्वेश्चन में हमारा सीधा लग जाना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो गिवन है, क्वेश्चन क्या है, RCC कॉलम 400 into 400 mm carrying a load of 600 kilonewton is supported on 3 piles 400 into 400 mm in section, and the center to center distance between piles is 1.5 meter. Design a suitable pile cap, use M20 concrete and Fe415 स्टील। अब देखो हमें सबसे पहला सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया हुआ है, L इज 1.5 मीटर। अब क्या है, हमें जो क्लियर प्रोजेक्शन है पाइल के फेस से हमें जो थोड़ी बहुत दी हुई है वो हम रख लेते हैं 200 mm। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा L जो है वो तो हमें गिवन है 1.5, कॉलम का जो हमारा डायमेंशन है वो कितना है 400 mm। ठीक है, मतलब 0.4 मीटर, इसका हाफ जितना होगा ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है ये कितना 0.2, और ये जो हमारा प्रोजेक्शन है ये भी 200 mm है, तो 0.2 हम प्लस करेंगे, दोनों साइड से कर रहे हैं इसलिए 0.4 आ गया। और हमारा जो क्या बोलते हैं क्लियर स्पैन बना, लेंथ ऑफ बीम सॉरी जो बनता है ये हमारा क्लियर स्पैन पूरा जितना आएगा वो कितना आएगा 2.3 मीटर। ठीक है, अब सी डी की वैल्यू कितनी होगी, सी डी की वैल्यू होगी वही फॉर्मूला हमने सीधा पुट करना है, हमारे को ये याद रखना है, ये ट्रायंगल बनता है जो, ठीक है, L√3/2 था तो वही हमने वैल्यू पुट की है, ये वाली जो चीज़ आई है L√3/2। ये कैसी आई है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो ये क्या है L√3/2 लेंथ ऑफ बीम CD। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 1.3 मीटर। ठीक है, यहाँ जो हमने लेंथ ली है ये हमने सेंटर टू सेंटर वाला ही डिस्टेंस लिया है जो पाइल्स के बीच में गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या, सबसे पहले जो हमने ये तो हमारी डायमेंशंस आ गई। अब देखो अब हमने क्या करना है, जो हमारा CD बीम है, ठीक है, दिस CD बीम ये हमें डिज़ाइन करना है। तो जो लोड है ऑन ईच पाइल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन द नंबर ऑफ पाइल, जितना टोटल लोड ऊपर से लग रहा है। लोड हमें क्वेश्चन में गिवन है 600 किलो न्यूटन, नंबर ऑफ पाइल्स इज 3, देन ईच पाइल पे 200 किलो न्यूटन लग रहा है। अब क्या है, विड्थ ऑफ बीम जो है हम वो ले लेते हैं जितनी हमारी विड्थ ऑफ कॉलम है, 400/400 दिया है तो विड्थ हम वही मान के चलते हैं। तो जो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड जो आएगी वो कितनी है, WL/3/√3, वही CD वाली जो मैंने कैलकुलेट आपको करके दिखाई थी, W/3 इंटू 2L/3। ठीक है, L की वैल्यू ये है, W/3 क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमने उस पर डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारा क्या है W हमारा 600 है इंटू 1.5 3√3, तो हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड आ गई वो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ गई 173 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। ठीक है, अब देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो सिंपल हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गई, ये तो खुद ध्यान से पढ़ो। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बीम प्लस weight of part of slab, let us assume total thickness of slab to be 800 mm. The self weight of beam is calculated on the assumption that the weight of slab equal 2 times the width of beam acts with the slab. तो ठीक है, अब हमने जो सेल्फ वेट का है निकालने के लिए बीम का, ठीक है, वो क्या है, हमने जो थिकनेस है B/D जिसको बोल रहे हैं, D क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट स्लैब का भी आएगा तो स्लैब की भी थिकनेस हमने जो हमारी विड्थ है ना बीम की, हमने वही मान के चली है, तो वो क्या हो गया 800 हो गया। नंबर ऑफ पाइल्स 3 है, इसको यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट RCC के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास जो टोटल वेट है, सेल्फ वेट है जो बीम का, वो कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, लेंथ ऑफ बीम कितना है हमारा L√3/2, ठीक है, 1.3 मीटर आ गया, तो टोटल लोड को हम जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया ये। ठीक है, वेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ के साथ, तो हमारा टोटल जो लोड डिस्पर्स हो रहा है वो कितना है 31200 न्यूटन। अब रिएक्शन एट सी,
रिएक्शन एट सी क्या आएगा, ये वाला जो हमारा है W/2 कर देंगे, है ना, क्योंकि L तो हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइड हो जाएगा वो क्या है, 15600 न्यूटन। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट लोड कितने पे होगा, 2L/3 पे होगा। ठीक है। L कितना है हमारा, L√3/2, ये वाला जो हमने निकाला था। तो ये 0.87 मीटर पे एक्ट करेगा। ठीक है। देन बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ कॉलम क्या होगा, ड्यू टू सेल्फ वेट, हमारा रिएक्शन एट सी, जो हमारा रिएक्शन होगा सी पे, ठीक है, इनटू जो हमारा जहां पे एक्ट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉलम लोड। ठीक है। नीचे से रिएक्शन इनटू दिस डिस्टेंस, ठीक है, माइनस ऊपर से जितना आ रहा है। ठीक है। जो बचा हुआ क्या बोलते हैं, है हमारा टोटल लोड जो हमारा निकाला था हमने वैल्यू। ठीक है। ऊपर से जो हमारा वेट लग रहा है वो, उसको हमने माइनस किया, तो हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आ रही है वो आ रही है 4.489 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm²। तो टोटल बेंडिंग मोमेंट क्या होगी हमारी एक तो लोड की वजह से, ठीक है, और सेल्फ वेट की वजह से जो है, इसको भी हम प्लस कर देंगे सुपर इम्पोज लोड, और जो उसका सेल्फ वेट है जो बीम का, ठीक है, उसकी वजह से इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगी। अब हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट है तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी, डी की वैल्यू और AST की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हम डिजाइनिंग, डिटेलिंग, रीइंफोर्समेंट करते हैं वैसे। डी का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, MU या MR या बेंडिंग मूवमेंट अपॉन, ठीक है, 0.913। अब ये हमने कहाँ से लिया था, जो हम वैल्यूज लेते थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, MR = 0.993 BD² करते थे। ठीक है। ये वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हमने D निकालना है, तो कितना आ गया ये B, और B की वैल्यू हमारी 400 है। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू जो है 700 mm। मतलब सिंपल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आई है मैं दिखा देती हूँ। मैंने पहले भी हमारी जो वीडियोज़ हैं, ये देखो, ये हमारा जो टेबल होता है ये नेक्स्चर्स में है हमारे IS कोड में। ठीक है। M20 कॉन्क्रीट Fe415 स्टील के लिए हमारी जो वैल्यू होती है वो 0.913 BD²। तो हमने वहीं से ये निकाला है। AST की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। ठीक है। तो ये होता है MR/σ स्टील जितना हमें दिया उनटू लिवर आर्म, और जब हम उसकी वैल्यूज़ डालते हैं, अब ये 230 कहाँ से आया, 415 स्टील के लिए हम जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो 230 लेते हैं। ठीक है। ये यहाँ से आई वैल्यू, या हमने जो पिछले डिज़ाइंस किए हैं उनमें भी मैंशनड है। ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट हमने डाली यहाँ पे सिग्मा, और 0.9 D हो गया, तो D हमने जो निकाली थी वैल्यू वो है। ठीक है। तो हमारे पास AST आ गया, AST आ गया तो नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ स्टील और टोटल AST कितना है, और एरिया ऑफ 1 बार। ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ गए। ठीक है। तो हम हमेशा ये मिनिमम नंबर ऑफ बार्स हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ बार्स। तो एक्चुअल हमारा जो स्टील प्रोवाइडेड है वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू इस 1 बार का हमारा जितना एरिया आएगा वो। ठीक है। π/4 D² होता है ना, π/4 इंटू 25 mm किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये है। तो एक्चुअल स्टील हमारा जो प्रोवाइडेड है वो ये है। नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है वो डिज़ाइन AB बीम का है। AB बीम हमने देखी थी, ये देखो, ये वाली थी AB बीम। इसके लिए हमने ये भी देखा था मूवमेंट कैसे निकलती है, W/3, L/2, WL/6 आती है हमारी। ठीक है। तुम याद कर लो, ये मैंने समझा दिया कि आई कैसे वैल्यू, ये देखो, बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू लोड फ्रॉम बीम CD WL/6 हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा L इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, W इज लोड हमारा। ठीक है। तो हमने जब इसको यहाँ कंप्यूट किया तो हमारे पास ये हमारी वैल्यू आ गई। देन बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट, वही जो हमने पिछली हमारे कॉन्सेप्ट था, सेल्फ वेट ऊपर से लोड आ रहा है उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट, देन हमारा जो सेल्फ वेट है उसकी वजह से, उन दोनों को ऐड किया है हमने, जिस पॉइंट पे उसका लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है जो बेंडिंग मूवमेंट की वो निकाली है। ठीक है। सेंटर ऑफ कॉलम पे हमने देख लिया, फिर हमारा बेंडिंग मूवमेंट आ गया जहाँ से हमने इफेक्टिव डेप्थ, एरिया ऑफ AST निकाल लिया। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, हमारा बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सेल्फ वेट हमने निकाल लिया। ठीक है। तो ये हमारी कुछ वैल्यू आई है। ठीक है। तो ये हमने दोनों प्लस की, तो हमारे पास जो
द रीइंफोर्समेंट डायरेक्शन ए बी विल बी प्लेस्ड बिलो द रीइंफोर्समेंट ऑफ सी डी, ये हमने ज़रूर मेंशन करना है क्योंकि इसकी रीइंफोर्समेंट जाती ही ऐसी है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी जो है वो नीचे आएगी इसकी सी डी की रीइंफोर्समेंट से। तो जो डी होगी, ठीक है, तो डी कितना है हमारे पास, जो हमने कंप्यूट किया पिछला डी है ना, जो हमारा बीम सी डी के लिए डी आया था 700 आया था, तो यहाँ उसके ऊपर जा रहा है तो कितना होगा हमारा, हमारी जो डाया है बार्स की वो कितनी है 25, तो ये प्लस हो जाएगा उतना, ठीक है, तो इतनी डेप्थ होगी, तो उसके लिए हमारा जो स्टील है वो हम कंप्यूट कर देंगे सेम, बस यहाँ डी की वैल्यू चेंज है, तो हमें जो सेम रीइंफोर्समेंट दैट इज़ नंबर ऑफ बार जो 25 mm बार्स हैं प्रोवाइड करनी है, डेप्थ हम अराउंड ले लेंगे इसकी 800, तो एक्चुअल स्टील निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, ये भी मैंने आपको बताया था, दे आर हमारे कुछ थंब रूल्स, ये देखो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अपवर्ड्स प्लेइंग टेंडेंसी ऑफ पाइल्स, ताकि वो ऊपर को ना उठे, है ना। सेकेंडरी रीइंफोर्स शुड बी प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ ऐसे, ठीक है, रनिंग राउंड द रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ पाइल कैप, running round the longitudinal reinforcement projecting from piles to cap. It should be so bent there is a change in its direction at the head of every pile, ठीक है। ये कैसे reinforcement देनी है वो बताया हुआ है। The area of secondary reinforcement changing direction at every head of pile should not be less than 20% of the tensile reinforcement, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का चेक हो गया कि सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये 20% AST है जो मैक्स हमने निकाला था, हमारा मैक्सिमम वैल्यू आई थी क्या बोलते हैं 1206 यहाँ पे, तो इससे कम आई है हमारी बीम AB में, तो हमारी जो मैक्सिमम AST है उसमें हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये आ गई सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। तो इसमें हमारी क्या छोटी बार्स डलती हैं साथ में, तो हम 10 mm बार्स ले लेंगे, एक का एरिया इतना है, नंबर ऑफ बार्स हम निकाल लेंगे, है ना, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 बार, तो इट गिव्स यू नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। अब चेक लगाने के हमारे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, तो इसमें हमें एक ही चीज़ लिखनी है या आपको मेंशन ज़रूर करना है एग्जाम पर्पसेस के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। shear is tested at a distance d from beam, the dispersion lines at 45-degree angle transfer the load directly to the column, ठीक है, hence there is no possibility of diagonal tension cracks, ये आपको लिखना है, it's the kind of check. So this covers very simple your calculation for design of pile cap, for pile cap 3 piles, और अगर हमें 4 piles का करना है तो हमारा सिर्फ जो चेंज होगी वैल्यू वो क्या होगी, मैंने अभी दिखाया था, ये देखो वो क्या होगी, मूवमेंट जो है हमारी वो ईच बीम के लिए WL/8 हो जाएगी, बाकी सारी जो डिटेलिंग है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स, दिस वाज टॉपिक डिज़ाइन ऑफ पाइल कैप्स।